हम वर्कशॉप के तहखाने में बैठे हुए थे। तैमूर का दोस्त मजीद बहुत सीधा साधा था। वो तैमूर का एहसानमंद भी था, इसलिए बिछा जा रहा था। तैमूर ने उसे सख्ती से हिदायत की थी कि किसी को भी हमारे बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ पुरसुकून हुए तो मुझे ग्लोरिया और शाजिया की फिक्र हुई। वो दोनों हैरत अंगेज तौर पर गायब हो गई थी। मजीद ने एक पुरानी सी मज़दा कार भी हमारे हवाले कर दी। मैं यहाँ अपनी लैंड क्रूजर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। तैमूर उसी गाड़ी में नजदीक तरीन पीसीओ तक गया और कई जगह फोन करके आया। उसने बताया कि मैंने बाबा साईं को फोन किया था। उन्होंने बताया कि दोनों लड़कियां बगैर कुछ कहे सुने वहां से गायब हो गई थी। ग्लोरिया बाबा साईं की क्राउन ले गई थी। तैमूर ने तशवीशज़दा लहजे में कहा, मैंने बाबा साईं के कराची वाले बंगले पर फोन किया तो मालूम हुआ कि वो दोनों वहां पहुंची जरूर थी, मगर गाड़ी वहां छोड़कर वहां से भी चली गई। अब किसी को भी मालूम नहीं है कि वो दोनों गोट्स से अचानक क्यों निकली थी और अब कहाँ गायब हो गई। मैंने कहा, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि उन्हें गायब करने में भी CIA या मोसाद का हाथ है। तैमूर ने झुंझला कर कहा, हाथ किसी का भी हो, मगर ये तो मालूम हो कि उन्हें रखा कहाँ गया है। फिर वाकई उन्हें अगवा किया गया है या वो अपनी मर्जी से कहीं रूपोश हो गई हैं। शाजिया तो खैर सीधी सादी है, मगर ग्लोरिया तो इस मामले में बहुत घाघ है। वो चाहे तो महीनों भी रूपोश रह सकती है। मैंने कहा, मेरे पास ग्लोरिया के कुछ ठिकानों के पते और फोन नंबर्स हैं, कल वहां भी चेक कर लेंगे। फिलहाल तो एंथनी और जेरल्ड की फिक्र करो। वो दोनों गोपाल दास और अपने एक खास आदमी की मौत के बाद पागल कुत्तों की तरह हमारी तलाश में होंगे। तैमूर ने कहा, बस वो इसी पागलपन में मारे भी जाएंगे। इरफान कुछ सोचते हुए बोला, कुत्तों पर मुझे याद आया कि एक दफा विक्रम ने ट्रेंड कुत्तों का जिक्र भी किया था। जेरल्ड कुत्तों का जबरदस्त ट्रेनर है और इस वक्त भी उसके पास कई ट्रेंड कुत्ते हैं। वो जरूरत पड़ने पर उनसे काम भी लेता है। तैमूर चौंक कर बोला, कुत्तों का ट्रेनर? कुत्तों के एक गैर मुल्की ट्रेनर को तो मैं भी जानता हूँ। वो काफी अरसे से कराची में रहता है और ट्रेंड कुत्तों का ही बिजनेस करता है। इरफान ने पूछा, फिर उसका भला यहाँ क्या जिक्र? तैमूर ने सोचते हुए कहा, अगर जेरल्ड भी कुत्तों का ट्रेनर है तो मुमकिन है वो गैर मुल्की जेरल्ड के बारे में कुछ जानता हूँ। जेरल्ड कुत्ते अपने साथ लेकर तो नहीं आया होगा, इसके लिए उसने किसी मकामी आदमी ही से रुजू किया होगा और वो गैर मुल्की आला तबके में खासा मारूफ है। मैंने पूछा, वो रहता कहाँ है? तैमूर की बात सुनने के बाद मुझे भी इस बात का खासा इम्कान नजर आ रहा था कि उसके जरिए जेरल्ड का सुराग मिल सकता है। इरफान ने कहा, हम लोग पहले जेरल्ड और एंथनी को अमेरिका के सिफारत खाने में क्यों न चेक करें? गोपाल ने यही तो बताया था कि मैंने उसकी बात काट दी। कहा, तुम अभी इस खेल में नए हो। अव्वल तो गोपाल की बात पर यकीन करना ही हिमाकत होगा, फिर वो लोग वहां हुए भी तो उन तक पहुंचेगा कौन? वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले में बेबस है इरफान मियां, मैंने तंजिया लहजे में कहा। इसलिए इस बात को भूल जाओ कि तुम सिफारत खाने से उन्हें पकड़ लाओगे। वहां से तो वो एक ही सूरत में हाथ आ सकते हैं कि वो खुद ही हाथ बांध कर हमारे सामने हाजिर हो जाएं और कहें कि कामरान साहब, आप खामखा इतना तरद्दुद कर रहे हैं, हम खुद ही हाजिर हो गए। अब अगर आप हमें मारना ही चाहते हैं तो हमारी गर्दनें हाजिर हैं। तैमूर झुंझला कर बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इस बेचारे ने तो एक इम्कान जाहिर किया था। तुमने तंजिया गुफ्तगू शुरू कर दी। ठीक है, इरफान नया पंछी है बकौल तुम्हारे, मगर तुम तो इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हो। तुम्हारी खोपड़ी पर क्यों बर्फ जमी हुई है? बहुत ज्यादा अक्लमंद हो तो तुम ही कुछ सोचो। अब हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। तैमूर का अंदाज लड़ाका औरतों वाला था। उसके अंदाज पर इरफान और विजय हंसने लगे। मुझे भी हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम तो वाकई मुंह फुलाकर बैठ गए। मैं तो इस ज़हनी टेंशन से कुछ देर को निजात हासिल करना चाहता था। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ वो गैर मुल्की कुत्ता फरोश रहता कहाँ है? मेरी बात पर तैमूर को भी हंसी आ गई। वो हंसकर बोला, कुत्ता फरोश अच्छी इस्तिलाह है। वो बुढ़ा क्लिफ्टन के इलाके में रहता है। मैं एक दफा उससे मिल चुका हूँ। कुत्तों के साथ रह रहकर वो खुद भी खासा झक्की हो गया है। उसने तो अपने बंगले का नाम भी कुत्तों की वजह से डॉग हाउस रखा है। हर वक्त अनवाउ अक़साम के पिल्लों में घिरा रहता है और अपने मुलाकातियों से भी इस अंदाज में बात करता है जैसे किसी ट्रेंड कुत्ते को हुक्म दे रहा हो। मैंने कहा, तुम तो उस झक्की बुढ़े पर अथॉरिटी मालूम होते हो। इससे पहले तो तुमने कभी उसका तस्करा नहीं किया। तैमूर संजीदगी से बोला, तुम पहले ही ट्रेंड थे, इसलिए जरूरत महसूस ही नहीं हुई। ये बोलकर उसने अचानक कलाबाजी खाकर अपनी जगह छोड़ दी क्योंकि मैंने उस पर तकिया खींच मारा था। इरफान और विजय खुलकर हंसने लगे। तैमूर खुद भी हंस रहा था। इन हंसने वालों में मैं भी शामिल था। फिर मैं संजीदा होकर बोला, यार तैमूर, तुम्हें कुछ याद है हम आखिरी बार इस तरह कब हंसे थे? तैमूर भी संजीदा हो गया। बोला, हम तो हर किस्म के हालात में हंसते ही रहते हैं, वरना अब तक शायद जिंदा भी ना होते। मैंने कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, कल उस झक्की बुढ़े से मिल लेते हैं, शायद वहीं से कोई सुराग मिल जाए। झक्की बुढ़े का डॉग हाउस ओल्ड क्लिफ्टन के इलाके में था। वो बाहर से देखने में भी डॉग हाउस ही लगता था,
बंगले का आहनी गेट जंग खुर्दा था। लगता था उस पर बरसों से रंगो रोगन नहीं किया गया हो। बंगले की बाउंड्री वॉल भी खासी ऊंची थी, मगर वो रंगो रोगन से महरूम थी। कई जगह से दीवार का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। बंगले के अहाते में कई घने दरख्त थे, जिनकी शाखें बाउंड्री वॉल से बाहर भी झूल रही थीं। उनके जरिए कोई भी चोर उचक्का अंदर जा सकता था, मगर अंदर जाने की हिमाकत कोई पागल ही करता। बकौल तैमूर के बंगले में इतने खूंखार कुत्ते थे कि अंदर जाने वाले की लम्हों में तिक्का बोटी कर डालते। हमने अपनी खटारा सी गाड़ी वहां से कुछ फासले पर छोड़ दी। मैं पहले बाहर से अच्छी तरह बंगले का जायजा लेना चाहता था। वो बंगला इतना तवीलो अरीज था कि क्लिफ्टन जैसे महंगे इलाके में भी कोई बिल्डर इसे करोड़ों में खरीद सकता था। मुमकिन है तामीराती कंपनियों ने उसे खरीदने की ऑफर भी की हो, क्योंकि आसपास का सारा इलाका ज़ेर तामीर था और उससे कहीं कम रकबे वाले प्लॉटों पर भी कई कई मंजिला ज़ेर तामीर इमारतें मौजूद थीं। बंगले के अंदर से मुख्तलिफ नस्लों के कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हुलिये में काफ़ी तब्दीली की थी। अपने ब्राउन बालों को डाई करके ब्लैक कर लिया था और बैक कॉम करके हेयर स्टाइल भी तब्दील कर लिया था। कई दिन की बड़ी हुई शेव अब दाढ़ी लगने लगी थी। मैंने अपना ट्रेडमार्क जीन्स और जैकेट भी उतार दिया और उस वक्त इंतहाई बेहतरीन तराश के 3-पीस सूट में मलबूस था। बंगले का जायजा लेने के बाद मैंने झिझकते हुए कॉल बेल का बटन पुश कर दिया। मुझे खदशा था कि कहीं वो भी करंट न मारता हो, क्योंकि वो बोर्ड से आधा बाहर झूल रहा था। अंदर कहीं बहुत तेज बेल की आवाज सुनाई दी। मैंने तैमूर से कहा, लगता है बड़े मियाँ कुछ बहरे भी हैं, वरना ऐसी कॉल बेल न लगवाते, जैसी उमूमन ईरानी होटलों के काउंटर पर बैठा हुआ आदमी बजाता है। बेल बजते ही अंदर मुख्तलिफ नौ कुत्तों के भौंकने का शोर बुलंद हुआ। फिर बड़े से आहनी फाटक की जेली खिड़की खुली तो मेरी आंखें गोया चकाचौंध हो गईं। दरवाजा खोलने वाली एक लड़की थी। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इस खस्ता से बंगले में उस झक्की बुढ़े और कुत्तों के अलावा एक लड़की भी रहती होगी। वो मुतरन्नम लहजे में बहुत शाइस्तगी से बोली, जी फरमाइए। वो मकामी ही थी, मगर अहले ज़बान की तरह इंग्लिश बोल रही थी। तैमूर ने भी शाइस्तगी से कहा, हमें ग्रैंड डॉग मास्टर मिस्टर नॉर्मन से मिलना है। लड़की ने पूछा, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अगर आप बगैर वक्त लिए आए हैं तो शायद मिस्टर नॉर्मन से मुलाकात नहीं होगी। वो एडवांस अपॉइंटमेंट के बगैर किसी से भी नहीं मिलते। तैमूर ने कहा, सॉरी मिस। उसका अंदाज ऐसा था गोया उसका नाम पूछना चाहता हूँ। लड़की ने हंसकर कहा, समीना। मगर मिस्टर नॉर्मन मुझे सैमी कहते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा नाम बहुत मुश्किल लगता है। लड़की खासी बातूनी मालूम होती थी, या फिर काफी दिनों के बाद किसी से बात कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक नॉर्मन उसके साथ सिर्फ काम की बात करता होगा। मेरा ख्याल था कि लड़की नॉर्मन की पीए या हाउसमेड वगैरह हो सकती थी। तैमूर ने हंसकर कहा, सैमी भी अच्छा नाम है। मैंने किसी अक्खड़ नवाबजादे की तरह तैमूर को मुखातिब किया। कहा, सेक्रेटरी, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ मिस समीना सैमी के नाम पर बहस नहीं करने आए। तैमूर ने गड़बड़ाने की बेहतरीन अदाकारी की, बोला, सॉरी सर। फिर लड़की की तरफ देखकर खिजालत आमेज अंदाज में हंसने लगा। मैंने बारूब अंदाज में कहा, सुनो लड़की, मिस्टर नॉर्मन से कहो कि नवाबजादा इफ्तिखार अली खान उनसे मिलना चाहते हैं। लड़की एकदम संजीदा हो गई, बोली, ओके सर। शायद उसे मेरी तरफ से इतने सख्त रवैये की तवक्को नहीं थी। उसने कहा, आप ठहरें, मैं देखती हूँ कि इस वक्त मिस्टर नॉर्मन कहाँ हैं। वो गेट बंद करके चली गई। मैंने कहा, यार तैमूर, हमें अपनी लैंड क्रूजर में यहाँ आना चाहिए था। खैर, हम लाहौर से यहाँ आए हैं सिर्फ ग्रे हाउंड के एक जोड़े के लिए। तैमूर मुस्कुरा कर बोला, ओके बॉस। चंद मिनट के बाद दरवाजा फिर खुला और लड़की का दमकता हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसने मुअद्दब अंदाज में कहा, अंदर तशरीफ ले आए। मिस्टर नॉर्मन आपसे मुलाकात करने पर रजामंद हो गए। उसने हमारे लिए वो जेली दरवाजा पूरा खोल दिया। मुझे खदशा था कि अंदर पांव रखते ही कोई खूंखार कुत्ता मेरी टांग न पकड़ ले। मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद अंदर कदम रखा तो बंगले की साल खूर्दगी देखकर हैरान रह गया। लगता था नॉर्मन ने जब से ये बंगला खरीदा है इसकी मुरम्मत पर तवज्जो नहीं थी। वसी ओरीज लॉन में बेतरतीब घास और खुदरो झाड़ियां उगी हुई थी। बाउंड्री वॉल के साथ साथ कुत्तों के बेशुमार शेड थे और सभी में कुत्ते मौजूद थे। पोर्च में पुरानी सी एक शेवरले और नए मॉडल की सुजुकी FX खड़ी थी। चमकती हुई वो गाड़ी उस माहौल से जरा भी मेल नहीं खा रही थी। मैंने गाड़ी को घूरते हुए खुश्क लहजे में कहा, क्या मिस्टर नॉर्मन के पास कोई और मुलाकाती भी मौजूद है? लड़की खासी ज़हीन थी। वो मेरी बात का मतलब समझ गई। बोली, नहीं सर, ये तो मेरी गाड़ी है। ये कहकर वो लहराती हुई हमारे आगे आगे चलती। वो सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में दाखिल हुई और एक कमरे का जालीदार दरवाजा खोल दिया। बोली, तशरीफ रखें, मिस्टर नॉर्मन अभी आते हैं। मैं और तैमूर कमरे में दाखिल हो गए। नॉर्मन का ड्राइंग रूम बंगले के बरक्स बहुत शानदार था। उसकी दीवारों पर रंगो रोगन भी था और फर्नीचर भी खासा कीमती था। फर्श पर दबीज कालीन था। तैमूर भी हैरत से ड्राइंग रूम का जायजा ले रहा था। मैंने कहा, ज्यादा हैरान मत होना, नॉर्मन झक्की जरूर है मगर बहरहाल बिजनेसमैन है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते होंगे, इसलिए उसने खास तौर पर इस कमरे को डेकोरेट किया होगा। ये कहकर हम सोफे पर बैठ गए।
लड़की एक मर्तबा फिर अंदर आई और बोली, सर आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? मैंने कहा शुक्रिया, सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी। वो फिर लहराती बलखाती कमरे से निकल गई। मैं वहाँ खासी बेचैनी महसूस कर रहा था। हर तरफ से कुत्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अजीब आसेबज़दा सा माहौल था। मैंने कई बार अपने बगली होल्स्टर में रिवॉल्वर पर भी हाथ लगाया। तैमूर आहिस्ता से बोला, नवाब साहब, हम यहाँ कुत्ते खरीदने आए हैं, किसी को कत्ल करने नहीं आए। आप बार बार गन निकालने की कोशिश न करें। अचानक दरवाजा चरचराहट की आवाज के साथ खुला और मजबूत जिस्म का एक गैर मुल्की अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ साथ 2-3 पिल्ले और एक कदावर कुत्ता भी था। वो कुत्ते इतने ट्रेंड थे कि दरवाजे के नजदीक ही रुक गए। मैं उसके इस्तकबाल को खड़ा हो गया। मैंने गोया तस्दीक चाही। कहा, मिस्टर नॉर्मन? उसने कड़कदार आवाज में कहा, ऑफ कोर्स। वो उतना बूढ़ा नहीं था जितना मैं उसे समझ रहा था। वो मुश्किल से 50 बरस का होगा। अपने मजबूत और कसरती जिस्म की वजह से वो अपनी उम्र से कहीं छोटा दिखाई देता था। उसने पैंट और स्पोर्ट्स कोट पहन रखा था। कोट की कोहनियों पर चमड़े के पैबंद थे। उसने आगे बढ़कर मुझसे मुसाफा किया, फिर सपाट लहजे में बोला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मिस्टर खान? उसे हाथ मिलाते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि वो खासा ताकतवर है। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। मैंने उसके इशारे पर दोबारा सोफे पर बैठते हुए कहा, मुझे ग्रे हाउंड्स जोड़े की जरूरत है। उसने पूछा, ट्रेंड या न्यू बॉर्न? मैंने कहा, ग्रे हाउंड तो न्यू बॉर्न ही मुनासिब रहता है। ये जरा भी बड़ा हो जाए तो अपने दूसरे मालिक से कभी भी उतना मानूस नहीं होता। नॉर्मन ने कहा, वेरी गुड, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा इंकिशाफ किया हूँ। फिर बोला, लगता है आप कुत्तों के कदरदान हैं, मगर हैरत है कि इससे पहले हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई। तैमूर ने कहा, नवाबजादा साहब तालीम के लिए अमेरिका में मुकीम हैं, अभी ही वतन लौटे हैं। कुत्तों और घोड़ों का शौक इन्हें विरसे में मिला है। इनके वालिद के पास इस वक्त कई बेहतरीन नस्ल के तकरीबन 60 कुत्ते हैं। इनके अस्तबल में इंतहाई कीमती घोड़े भी हैं। नॉर्मन की आंखें चमकने लगीं। बोला, आप वाकई कदरदान हैं। मैं आपका डॉग हाउस देखना चाहूंगा। आपके वालिद तो मुझे जरूर जानते होंगे। उसने तैमूर को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ मुझी से मुखातिब हुआ। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप शौक से मेरा डॉग हाउस देखें, मगर उसके लिए आपको लाहौर आना पड़ेगा। आपकी मेजबानी करके मुझे खुशी होगी। नॉर्मन के होंठ भिंच गए। बोला, ओह, इसका मतलब है आप कराची में नहीं रहते। मैंने कहा, सोच रहा हूं कि यहां भी एक बंगला खरीद लूं। मैं असल में जमींदारी की बजाय अब इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं। नॉर्मन ने कहा, वेरी गुड। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, ग्रे हाउंड्स का एक जोड़ा मेरे पास है, मगर उनकी उम्र कुछ ज्यादा है। वो कुत्ते तकरीबन 10 हफ्ते के हैं, मगर इतने नायाब कुत्ते आपको कहीं और मिलेंगे भी नहीं। मैंने कहा, उस जोड़े की उम्र तो वाकई ज्यादा है। मुझे तो 2 या 3 हफ्ते का कोई जोड़ा चाहिए। वो बोला, मिल जाएगा, मगर उसके लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। उसी वक्त सैमी ट्रॉली धकेलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी की फरमाइश की थी, मगर वो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाने पीने का दूसरा सामान भी ले आई। नॉर्मन ने ट्रॉली की तरफ इशारा किया। बोला, प्लीज मिस्टर खान, आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएं, फिर मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाता हूँ। मुमकिन है कोई और पेयर आपको पसंद आ जाए। ट्रॉली छोड़कर सैमी फिर कमरे से निकल गई। मैंने हंसकर कहा, आपकी मुलाजिमा बहुत बेहतरीन है। वो बोला, आपको पसंद है तो आप ले जाएं। उसने बिल्कुल यूं कहा जैसे सैमी भी कोई कुतिया हो। नॉर्मन उस वक्त बिल्कुल संजीदा था। मैंने हल्का सा तंज किया। कहा, क्या आप ट्रेंड मुलाजमीन का बिजनेस भी करते हैं? नॉर्मन ने हंसकर कहा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल मैं सैमी के नखरों की वजह से बहुत परेशान हूँ। बिलाशुबा वो बेहतरीन सेक्रेटरी और हाउसमेट है, खाने बहुत अच्छे पकाती है, मगर यहाँ रुकना गवारा नहीं करती। इस नवाबजादी को कुत्तों की आवाजों में नींद नहीं आती। मैंने तो इसे 24 घंटे के लिए मुलाजिम रखा था, भारी तनख्वाह देता था, मगर इसके मिजाज ही नहीं मिलते। मैंने कहा, मालूम होता है आप इससे बहुत नाराज हैं, तो फिर इसे फारिग क्यों नहीं कर देते? वो बोला, यही तो मुश्किल है कि मैं इसे फारिग नहीं कर सकता। मैंने न जाने किस झोंक में इससे ये मुआहिदा कर लिया था कि 5 साल से पहले ये मुलाजमत नहीं छोड़ सकती। ऐसा करेगी तो इसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर इससे पहले मैं इसे निकालूंगा तो मैं इसे 10 लाख रुपए दूंगा। ऐसा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब हम दोनों ही मुआहिदा खत्म करना चाहें। तैमूर आहिस्ता से उर्दू में बोला, ये पाकिस्तानी लड़कियां भी अजीब होती हैं, मुलाजमत करती हैं मगर रुकती नहीं। मेरा दिल चाहा कि उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करूं और कहूं कि बड़े मियाँ, वो सिर्फ मुलाजमत करती हैं, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, और ये कि तुम इस वक्त पाकिस्तान में हो, अमेरिका में नहीं। तैमूर आहिस्ता से उर्दू में बोला, ओ तो ये बात है। बुढ़े ने इसके हुस्न पर रीच कर इसे न सिर्फ मुलाजिम रखा बल्कि 5 साल का मुआहिदा भी कर लिया। मैंने सिंधी में कहा, मोहतात रहो, बुढ़ा उर्दू भी जानता होगा। तैमूर ने भी सिंधी में कहा, बुढ़ा कुत्तों के इस शोर में इंग्लिश भी नहीं समझ सकता जब तक जोर से न बोला जाए। नॉर्मन हमें बंगले के अकबी हिस्से की तरफ ले गया। उस हिस्से को बकिया बंगले से लोहे के जंगले के जरिए अलहदा कर दिया गया था। जंगले के साथ आहनी जालियां भी थीं। वहां भी एक आहनी दरवाजा लगा हुआ था। नॉर्मन गेट खोलकर अंदर दाखिल होते हुए बोला,
आइए मिस्टर खान, मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊं। मैं और तैमूर उसके पीछे अंदर दाखिल हुए ही थे कि उसकी पटाखा सी सेक्रेटरी भी हमारे पीछे अंदर दाखिल हुई। मैं और तैमूर कुत्तों के शोर की वजह से उसकी तरफ से बेखबर रहे। वो भी यकीनन हमारे पीछे ही चल रही होगी। नॉर्मन ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया, मगर बोला कुछ नहीं। वहां बेशुमार कुत्ते थे। कुछ तो शेड्स में बंद थे, मगर ज्यादातर खुले हुए थे। उनमें से बाज तो इतने खौफनाक थे कि उन्हें देखकर ही दहशत हो रही थी। हमें देखकर वो खौफनाक अंदाज में गुर्राए, मगर नॉर्मन की एक ही डांट में खामोश भी हो गए। नॉर्मन ने उकड़ू बैठकर एक पिल्ले को हाथ में उठा लिया और फखरिया अंदाज में बोला, ये ब्लड हाउंड की इंतहाई खौफनाक और नायाब नस्ल है। मैंने खास तौर पर इसकी ब्रीडिंग की है। अभी ये सिर्फ 3 हफ्ते का है, मगर देखने में 2 महीने का लगता है। वो इसी तरह मुख्तलिफ कुत्ते दिखाता रहा। मैं दिलचस्पी जाहिर करने के लिए उनकी तारीफें करता रहा, उनके शजरे सुनाता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, स्टेट्स में मेरा एक दोस्त भी कुत्तों को ट्रेन करने में माहिर था। उससे दोस्ती ही कुत्तों की वजह से हुई थी। फिर वो अचानक ही वहां से कहीं चला गया। मुझे इत्तला मिली है कि वो आजकल पाकिस्तान में है। अगर वो कराची में हुआ तो आपके पास जरूर आएगा। मुमकिन है आ भी चुका हो। नॉर्मन ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोला, 2-3 अमरीकी यहाँ आए तो हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनमें कुत्तों का कोई ट्रेनर भी है। क्या नाम है आपके दोस्त का? मैंने सरसरी अंदाज में कहा, उसका नाम जेरल्ड है। जेरल्ड का नाम सुनकर नॉर्मन बुरी तरह चौंका, फिर संभल कर बोला, जेरल्ड? नहीं, इस नाम का तो कोई अमेरिकन मेरे पास नहीं आया, या शायद आया हो। वो सोचते हुए बोला जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर उसने घड़ी देखते हुए कहा, ओह माय गॉड, अभी मुझे ब्राउनी को दवा भी देनी है। इंतहाई कीमती और कमयाब नस्ल की कुतिया है। फिर वो सैमी से मुखातिब हुआ, तो मिस्टर खान को कुत्ते दिखाओ, मैं ब्राउनी को दवा देकर अभी आता हूँ। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही सैमी ने कहा, आप लोग इस वक्त शदीद खतरे में हैं, फौरन जहां से निकल जाएं। मैंने उलझकर कहा, कैसा खतरा? मैं इन कुत्तों से नहीं डरता, मुझे भी कुत्तों की नफ्सियात का इल्म है। सैमी झुंझुलाकर बोली, मैं कुत्तों की बात नहीं कर रही, बस आप फौरन जहां से निकल जाएं। मैं मजीद उलझ गया, कहा मगर क्यों? वो मजीद झुंझुला गई, बोली आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप यहाँ से बाहर निकलकर पहले राउंड अबाउट के नजदीक मेरा इंतजार करें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। जल्दी करें, नॉर्मन किसी को फोन करने गया है, उसके आने से पहले यहाँ से निकल जाएं, मैं कोई बहाना बना दूंगी। मुझे उसकी बातों ने मजीद उलझा दिया, मगर उसके लहजे में सच्चाई की झलक थी। मैंने फौरी तौर पर वहां से निकलने का फैसला किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उसे बाहर से बंद किया गया है। बुढ़ा जाते हुए दरवाजा बंद कर गया था। अब एक ही सूरत थी कि हम में से कोई जंगला फलांग कर बाहर निकलता और बाहर से दरवाजा खोलता। मैंने सैमी से कहा, वो खबीस दरवाजा बाहर से बंद कर गया है। खैर कोई बात नहीं, सेक्रेटरी तुम जंगले पर चढ़कर बाहर कूद जाओ और गेट खोल दो। सैमी बौखलाकर बोली, ऐसा करना भी मत। अगर आप में से कोई जंगले पर चढ़ा तो यहाँ मौजूद खूंखार कुत्ते मिनटों में उसे उधेड़ देंगे। अब तो आप सिर्फ नॉर्मन की वापसी का इंतजार करें। मैंने सर्द लहजे में कहा, मुझे मशवरे मत दो तैमूर, मैं जंगले पर चढ़ रहा हूँ। कुत्ते मेरी तरफ झपटें तो फौरी तौर पर किसी खाली पिंजरे में घुस जाना। गेट के करीब ही किसी कुत्ते का शेड खाली था। सैमी ने अदब को बालाए ताक रखते हुए कहा, आपका दिमाग तो सही है, जब तक आप जंगले पर चढ़ेंगे उस वक्त तक ये कुत्ते आपकी तिक्का बोटी कर डालेंगे। मैंने कहा, मेरी फिक्र मत करो, मैं इनसे बड़ा कुत्ता हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। इससे पहले कि मैं अपने फैसले पर अमल दरामद करता, नॉर्मन तेज तेज कदमों से आता दिखाई दिया।